दार्जिलिङको भारतीय जनता पार्टी सांसद राजु विष्ट आज सिलिगुडी नगर निगम चुनावको निम्ति 14 नम्बर वार्डको चुनावी प्रचार प्रसार अभियान चलाएपछि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सिलिगुडी नगर निगमको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको 100% विजय हुने दावी गर्दै सिलिगुडी नगर निगममा यसचोटि भारतीय जनता पार्टीको बोर्ड गठन हुने दावी गरेका छन्। साथै उनले दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावको सन्दर्भमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाहरूलाई जुन स्थायी राजनैतिक समाधानको विषय छ यसमाथि पहाडको गोर्खाहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा पनि दार्जिलिङको नगरवासीहरूले आफ्नो जुन दीर्घकालदेखिको दार्जिलिङ पहाडको अनि गोर्खाहरूको समस्याको मुद्दा छ यसमाथि गम्भीर नै मतदान गर्नेछ भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्। नगर निगम चुनाव में आप इस वक्त प्रचार की व्यस्तता में है जी। आखिर आप बोल रहा था जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इसके क्या आपने इस विषय लेकर क्या बोलना चाह रहा है? होता ये है कि मैं सांसद के नाते, विधायक के नाते कॉरपोरेशन के वार्ड में जाकर के मैं वो काम नहीं कर सकता जो एक काउंसलर कर सकता। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर होंगे और मुझे बुलाएंगे भी। मैं एमपी लेट फंड से हो, केंद्र सरकार से डायरेक्ट योजना लेकर के जनता की सेवा कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य बस इतना ही। आपने कुछ देर पहले पत्रकार लोगों को कहा जो आप लोग का ऊपर में दबाव आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से दबाव आ रहा है, किस तरह की दबाव आ रहा है आपके ऊपर में? भैया ये हर जनता पश्चिम बंगाल की जानती है। बिजनेसमैन के ऊपर में प्रेशर, मीडिया के ऊपर में प्रेशर, आम आदमी के ऊपर में प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में प्रेशर, मतलब ये एक आम बात हो चुकी है। इस तरह के वातावरण में पश्चिम बंगाल का भला नहीं हो सकता, ना ही सिलीगुड़ी का भला होगा। इस वातावरण को परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये हम दिखा देंगे इस कॉरपोरेशन के बाद कि हम क्या कर सकते हैं। राजू जी, एक बात क्या देखिए, सिलीगुड़ी का जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इस चुनाव की जो मुख्य समस्या है आप चिन्हित कर पाए, क्यों आप इस जिला की भी सांसद भी है, तो क्या क्या समस्या आपने चिन्हित कर चुके हैं? देखिए, समस्या सब जगह बहुत एक जैसी है। पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक और जाम की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग के लिए कोई स्पेस आपको पूरे सिलीगुड़ी में नहीं मिलेगा, पब्लिक टॉयलेट आपको सिलीगुड़ी में नहीं मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैंने सुना यहाँ के हमारे नए कमिश्नर अच्छे हैं, मैं उनको बधाई देना भी चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छी चिकित्सा की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती, लोगों को लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल अच्छे से नहीं चलते, पर्याप्त मात्रा में टीचर्स नहीं है और जो जनता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो सुविधा देती है वो सुविधा तक भी जनता तक नहीं पहुँचता। और आपको कुछ भी काम करने के लिए यहाँ पे गुंडा टैक्स देना पड़ता है, टीएमसी टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह का वातावरण सिलीगुड़ी में है। इस सब को हम झाड़ू लगा के साफ कर देंगे 15 तारीख के बाद। देखिए राजू जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, आपका पार्टी के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन लोग आप लोग के ऊपर में आरोप लगाते हैं जो जिस राज्यों में आप लोग सत्ता पे, उस राज्यों में उन लोग को टर्चर हो रहा है, तो बात भी बराबर आ गया ना? देखिए, टीएमसी या कांग्रेस, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये आंकड़ों पे नहीं जाते, फालतू बात करते हैं। आप यूपी की कल अगर तुलना करना चाहो, मैं आपको बताता हूँ। यूपी में योगी जी आने से पहले 2016 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 17.4% था, 17.4%, आज 4.1% है। ठीक है जी। और ममता दीदी आने से पहले पश्चिम बंगाल का कर्जा जो है 2 लाख करोड़ था, 6 लाख करोड़। आप आंकड़ों में आप लाओ ना डिबेट करने के लिए, गौतम दा को लाओ, छोटे मोटे जो है वार्ड काउंसिलर को नहीं, आप लाओ बड़े बड़े नेता को, फिर हम बात करेंगे। कौन सी स्टेट की बात करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश, जो योगी जी के आने से पहले 6ठे या 7वें नंबर पे होता था,
आज जो है अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा है और बंगाल आजादी के समय पहले स्थान पे था, आज सबसे आखिरी स्थान। ये सीपीएम और टीएमसी की देन है। सो बगैर आंकड़े के कुछ भी बोलना उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं उसका उत्तर आप इस चुनाव में कितना सीट जीत पाएंगे? आपका पार्टी कितना सीट जीतेंगे सिलीगुड़ी नगर निगम का? ऐसा है, मैं ये कहता हूँ हमारे लोग थोड़ा डिमांडिंग है, ज्यादा मांगते हैं। मैं बोलता हूँ 30 हो तो भी खुश रहना, तो 30 सीट हम पक्का जीतेंगे। और इस वक्त पहाड़ का चुनाव लेकर आपने कुछ सोचा है? पहाड़ का म्युनिसिपल चुनाव लेकर पहाड़ का विषय भिन्न है, अलग है। पहाड़ में मेरी जो प्राथमिकता है, गोरखाओं में आपस में जो प्यार मोहब्बत और जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई वो बना रहे, यानी अलायंस पार्टी हमारी बनी रहे, ये मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि चुनाव मेरे लिए बहुत छोटा है, म्यूनसिपैलिटी दार्जिलिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। गोरखाओं का स्थायी समाधान या गोरखाओं की जो मांग है वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा विषय है। गोरखाओं को जनजाति का दर्जा मिले वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा विषय है। मैं कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के लालच में उन मुद्दों को धुंधला कर सके, वो काम मैं कतई नहीं करूंगा। अगर पहाड़ के सभी अलायंस पार्टी के दल मिल के लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, मैं जाऊंगा, उनके लिए प्रचार भी करूंगा, वोट बन जाए उसकी भी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं चाहूंगा अपने आप को मैं अलग रखूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं म्यूनसिपैलिटी के लिए या कॉरपोरेशन के लिए नहीं बना हूं, मैं स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए बना हूं और वो मेरी प्राथमिकता है। उसको मैं कभी भी कम आंक नहीं सकता, क्योंकि पूरे 1.5 करोड़ गोरखाओं की उम्मीद स्थायी राजनीतिक समाधान से है और सबने मुझे वोट दे करके ये मेरे ऊपर आज तक भरोसा और आस्था रखा है। अगर कोई कर सकता है, ये लड़का ही कर सकता है। जो एक लोगों के मन में एक बना हुआ है, मैं उसको नहीं तोड़ना चाहूँगा। सो मैं ये देखूंगा, कोई जल्दी नहीं है, 1-2 दिन सब चीज़ सुचारू रूप से होता है, अलायंस पार्टी मिल करके लड़ते हैं, तो मैं प्रचार करूंगा और पूरी मेहनत से मैं भी लगूंगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है सबका मन रहता है तो भी अलायंस कायम रहेगी। अगर मान लीजिए हर व्यक्ति ये कहता है कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ें, तो भी मेरी सबको शुभकामनाएं रहेगी। सब लोग लड़ें और अपने अपने हिसाब से जो है चुनाव कर ही सकते हैं। क्योंकि हमने जब अलायंस किया था, म्यूनसिपैलिटी के लिए भी अलायंस नहीं था, वो तो मुद्दों के लिए स्थायी समाधान के लिए था, वो अपनी जगह है। अंतिम क्वेश्चन, आप लोग के साथ अभी पहाड़ में जिन लोग को अलायंस है उन लोग आप लोग के साथ अभी तो संपर्क में है? जो चुनाव लेकर कुछ बातचीत हुआ आप लोग को? बिल्कुल संपर्क में है। जीएनएलएफ के साथ बैठकें हो रही है, आज भी होगी। सीपीआरएम के साथ हो रही है। एपीजीएल संपर्क में है। दावा पाकिम जी ने आज सुबह भी फोन किया था। भैया हम लोग तो बड़े काम के लिए बने, आप छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ हम खोल जा रहे हो। और जो है छोटी भी, मैं देखिए इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी को कम आंक रहा हूँ। देश की दूसरी सबसे पुरानी म्यूनसिपैलिटी है। आज आप दशा देखिए, टीएमसी के अत्याचार के कारण जानबूझ के गोरखा लोग पैर के नीचे दबे रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, इसीलिए डंडे चलाए, लोगों को जेल में ठूसे गए और अत्याचार करके जितना भंटादार कर सकते दार्जिलिंग का किया है। सो दार्जिलिंग को लेकर के बहुत सपने हैं, उसको भी ठीक करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्थायी राजनीतिक समाधान जिस दिन होगा, हम अपने हिसाब से अपना दार्जिलिंग बनाएं।